नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का खास कार्यक्रम हेल्थ केयर, जहां हम आपको बताते हैं कि आपको आपकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तमाम रोगों के बारे में बताते हैं और उसके साथ ही हमारे हर रोग के एक स्पेशलिस्ट यानी एक चिकित्सक और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और इस कार्यक्रम के एपिसोड में भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपना ख्याल रखना है। आज हम बात करेंगे आँखों के बारे में कि आँखों का कैसे ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा जो आंखों से ग्रसित लोग होते हैं वो क्या क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने खास मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं और कह सकते हैं कि नेत्र चिकित्सक हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी DTV भारत में। धन्यवाद धन्यवाद। और अभी की बात करें सुनील जी, तो सबसे कॉमन बीमारी, बहुत आम बीमारी है आँखों की। और अभी जैसे कि प्रचलन भी चला है इंटरनेट का, टीवी का, तो बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा क्या करे बच्चे कि उनकी आंखें ख़राब ना हो, या फिर वो जो टीवी देखते हैं और जो मोबाइल स्क्रीन देखते हैं तो चश्मा लगाने की नौबत ना आए? आपके प्रश्न के 2-3 आयाम हैं। एक तो बच्चे चश्मे लगा रहे हैं, तो चश्मा लगाने का कारण ये हमेशा नहीं होता कि बच्चे की आंखें अब ख़राब होने लगी हैं, पहले भी ख़राब होती थी। बच्चों के माता पिता इतने सजग नहीं थे, वो नियमित रूप से आँख जांच नहीं कराते थे। आजकल आँख जांच कराते हैं तो बच्चों में चश्मे का प्रचलन ज़्यादा है। और बहुत ज़रूरी है, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो होता है वो होता है कि बच्चे जब ना भी तकलीफ़ हों तो बच्चे जब स्कूल में ही रहें तो उनको आप जांच नियमित समय पर कराएं और आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बच्चे हर वक्त आपको नहीं अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं। खासकर एक बीमारी होती है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया एक बहुत ही मामूली चीज़ है कि अगर 9 वर्ष के पहले अगर बच्चे की आँख में चश्मे की ज़रूरत है और आपने चश्मा दे दिया तो उसके कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी रोशनी पूरी रहेगी चश्मे पर। लेकिन अगर 9 वर्ष बीत गया, उसके बाद अगर जांच में पाया गया तो कुछ भी हम कर लें, बच्चे के आँख में रोशनी नहीं बढ़ती है। ये एक ही आँख में पाया जाता है, इसलिए बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये एक स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम या बच्चे, अभिभावक या पेरेंट्स अगर इतने सजग हों और नियमित जाँच कराएँ तो हम ये इलाज करा के एम्ब्लायोपिया से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में देखेंगे तो बच्चों में निश्चित ही आजकल के समय में जो बच्चों के जो लाइफस्टाइल हैं वो निश्चित ही आँख के लिए जो परेशानदायक हैं, क्योंकि बच्चों में अगर देखेंगे तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गए। घर के अंदर रहना है तो पूरा वीडियो गेम खेलना है, और वीडियो गेम भी खेलना है तो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रख के खेलना है। कौन से पोस्चर में रहेंगे, रात भर खेलेंगे वीडियो गेम, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट करेंगे, वो ऐसे पोस्चर में रहेंगे तो पोस्चरल डिफेक्ट भी होता है। और उस प्रकार जब करते रहते हैं तो एक खाने का भी उनका ठीक नहीं रहता, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये सब खाते हैं, उसमें कैलोरी तो मिल जाता है लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसकी कमी आती है और बच्चों को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है और ओबेसिटी हो जाता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम, कैलोरी ज़्यादा। तो ये सब अलग से बच्चों में प्रॉब्लम, समस्या है, ये बात माननी है। और बच्चों को हम लोग अगर ऑनलाइन स्क्रीन वगैरह से, अगर मोबाइल से, कंप्यूटर से दूर रखें तो काफ़ी हद तक नियमित की जा सकती है। अब आगे दूसरी बात पर कि मोबाइल कंप्यूटर के यूसेज का प्रॉब्लम आज के डेट में केवल बच्चों में नहीं है। बिल्कुल। तो लैपटॉप कह लें, मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, ये सब उसके जीवन की एक आयाम बन चुका है। क्या बच्चे और क्या बड़े। खासकर लॉकडाउन में अगर देखें तो लॉकडाउन में अगर देखेंगे तो बूढ़े रामायण महाभारत देखते थे, मिडिल एजेड लोग फेसबुक, सोशल मीडिया, इस पे ज़्यादा एक्टिव हो गए, बच्चे के वीडियो गेम में ज़्यादा हुआ, और अब जब शुरू भी हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो गए। जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया और उनसे 12-14 घंटे काम लिया गया, तो पूरी तरह स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया। और ऐसे भी डे टू डे लाइफ में भी इसका रोल अहम ज़्यादा हो गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा समझें हम कि आज के डेट में हम स्क्रीन टाइम से और फ़ोन, कंप्यूटर, मोबाइल से नहीं बच सकते हैं। तो कैसे जुडिशियस इस्तेमाल करें कि आपकी आंखें भी बची रहें और हम इस्तेमाल भी कर सकें। तो छोटी छोटी बातें अगर हम करेंगे तो उससे हम आंखें बची रहेंगी। जैसे कि अगर हम वीडियो गेम करते हैं, स्क्रीन टाइम देते हैं, तो उसके जो हमारे पलक झपकाने का दर है, जो नॉर्मली हम 16-17 बार प्रति मिनट हम पलक झपकाते हैं, तो उसका महत्व ये होता है
कि जो आंसू बनता है वो हम लुब्रिकेंट को पूरी तरह आँख पे सतह करते हैं और आँखें गीली रहती है, नमी उसकी रहती है और आँखें हेल्दी रहती है। लेकिन अगर स्क्रीन टाइम और वीडियो गेम हम ज़्यादा देते हैं तो हमारी आँखें खुली रहने के कारण हमारे पलक झपकाने का दर कम होकर के 4-5 बार हो जाता है। तो पलक झपकाने का दर कम होगा तो आंसू को हम लेप नहीं बना सकेंगे और आँखों में नमी की कमी होगी और आँखों में सूखापन होगा। इसे ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। तो बचने के लिए हम कॉन्शियस रहें कि अगर लॉन्ग आवर्स हमें कंप्यूटर पर काम करना है तो बीच बीच में हम ब्रेक ले लें, कॉन्शियस ब्लिंकिंग करें, जानबूझकर पलक को झपकाएं ताकि हमारी आँखों की नमी बरकरार रहे। और इसके साथ ही आप अगर पलक झपकाने का दर को मेंटेन करते हैं तो आप जो ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक लेने से आँख बंद करके करीब 30 सेकंड से 60 सेकंड आँखें बंद रखें तो आँखों को रेस्ट भी होगा। ये बात हो गई। इसके साथ ही अगर आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसके जो स्क्रीन के शार्पनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आई फ्रेंडली करें। इन्हीं के जैसे भी है अपना है। एक और चीज़ हमने देखी है कि आजकल शौक बन गया है कि लाइट ऑफ करके या तो आप अंधेरे में स्क्रीन को देख रहे हैं या तो आप अंधेरे में टीवी को देख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं घातक साबित होता है अंधेरे में स्क्रीन को देखना। निश्चित ही वही मैं कह रहा था कि आई फ्रेंडली नहीं हुआ वो। अगर कॉन्ट्रास्ट आप कर लिए और ब्राइटनेस रहा तो आंखों पे जोर होगा। तो आई फ्रेंडली रखें जो कि शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट मेंटेन रहे और जो स्क्रीन का रहे। जो अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आई के लेवल से थोड़ा नीचे रहे या आई के लेवल तक रहे। ज़्यादा ऊपर रहने में डेस्कटॉप में गर्दन का हम पोस्चरल डिफेक्ट होता है, वो दिक्कतें आती हैं। तो वो आई फ्रेंडली डिस्टेंस भी जो आपका रहे वो बहुत आई फ्रेंडली रहे। और इसके साथ ही अगर आप बहुत देर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो गर्दन झुकाने के कारण, लंबे देर तक कारण से तो पोस्चरल डिफेक्ट, नेक पेन, बैक पेन भी होता है। इसीलिए आप इसको पोस्चर को मेंटेन करें, उसके ब्राइटनेस, शार्पनेस, कंट्रास्ट को मेंटेन करें, बीच बीच में ब्रेक लें, पलक झपकाते रहें, पानी से आँख धोएं कि नमी बरकरार रहे। और ये अगर आता है तो इसे मान लिया आप अगर करते हैं नॉर्मली, अगर आप प्रिंटेड मटेरियल देखते हैं तो प्रिंटेड मटेरियल में जो कंट्रास्ट होता है वो सेंटर और पेरिफेरी में एक ही होता है, तो वो आई फ्रेंडली है। अगर आप स्क्रीन टाइम में आते हैं तो सेंटर और पेरिफेरी का कंट्रास्ट वेरी करता है। तो कंट्रास्ट जब चेंज करेगा तो आई के मसल्स पे जोर पड़ेगा, तो आई का फोकस डिफोकस, तो आई में स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो आँखों में दर्द होती है। तो आँखों में दर्द, आँखों में सूखापन, आँखों में जलन, धूप में नहीं अच्छा लगना, ये सब मिला करके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें कि फोरहेड में पेन, आई बॉल में पेन, आँख में लाली, पानी आना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बचने के टिप्स मैंने दिया, जैसे शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट रखिए, आई फ्रेंडली, कंप्यूटर का हाइट कहाँ पे, पोस्चर को मेंटेन करें, आप पानी से आँख धोएं, पलक झपकाते रहें। इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपका आई मेंटेन रहेगा और ठीक रहेगा। और अगर आपके पास अवेलेबल प्रिंटेड मटेरियल और स्क्रीन मटेरियल भी अगर हो तो प्रिंटेड मटेरियल आप करें, वो ज़्यादा आई फ्रेंडली है। तो जैसा कि आपने बताया कि क्या कुछ करना चाहिए बच्चों को, बूढ़ों को और फिर जवान लोगों को भी, कि कैसे वो आँख की जो परेशानियां होती हैं, जो बहुत आम परेशानियां, उससे बचा जा सके। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आजकल दवाइयों का बहुत प्रचलन हो गया है, दवाइयाँ डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जब भी हम जाते हैं, तो क्या ऐसी सब्जियां या फिर ऐसी कोई नेचुरल थेरेपीज़ भी हैं जिसको लेने से जो आँखों की जो परेशानियां हैं, जो आम परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती हैं? देखिए, नेचुरल सप्लीमेंट दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित ही आई को हेल्दी रखने के लिए एक कारगर चीज़ साबित होगी। अब आई को हेल्दी रखने के लिए क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी, पीला फल, विटामिन ए युक्त टमाटर, गाजर, ये सब दें बच्चे को जंक फूड नहीं दें, ये सब चीज़ बच्चे को दें आप, और बड़ों को भी दें कि आँख के लिए हेल्दी रहेगा। इसके साथ ही जैसे आपने कहा कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करें, आँखों का व्यायाम करें, आँखों का रेस्ट करें, आप आँखों को रेस्ट दें। और इसके साथ ही जो करते हैं, जो अपना आँख को हेल्दी रखने के जो चीज़ें होती हैं वो आँख को हेल्दी में खान पान से हेल्दी रहेगा, लेकिन ये दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं है। बीमारी होगी तो दवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आँखों का कोई व्यायाम भी होता है क्या जिससे आँखों को थोड़ी सी राहत मिले, या फिर जो आँख में दर्द होता है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो सिस्टम पे या फिर मोबाइल पे ही रहता है, तो उससे आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, तो उससे कोई क्या एक्सरसाइज भी होता है जिससे राहत मिलती है?
एक्सरसाइज निश्चित ही आँख का करना चाहिए। जैसे बीच बीच में आँख को हमने कहा बंद करके, आँख बंद करके आई बॉल को नचाएं, घुमाएं, आई बॉल रोटेट करें, करीब आप बीच बीच में 60 सेकेंड 1 मिनट के लिए करें। इसके साथ ही जब आप सुबह में सारे व्यायाम करते हैं तो आई को पूरे दाहिने ले जाएं, फिर बाएं ले जाएं, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाएं, दाएं बाएं, आई मसल एक्सरसाइज। लेकिन अगेन ये पूरी एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको दवाई का सेवन नहीं करना पड़ेगा। दवाई बीमारी के लिए होती है और एक्सरसाइज और फूड हैबिट और न्यूट्रिशन ये हेल्दी रखने के लिए होती है। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, दवाओं का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि साग सब्ज़ी अगर आप खाएंगे तो बेशक आप अपनी आँखों को स्वस्थ ज़रूर रख सकते हैं, या फिर जो ये परेशानियां हैं उसको कम कर सकते हैं। दूसरी हम ये चीज़ पूछेंगे, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे, तो अभिभावक को भी आपने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कौन सा सिम्टम्स होता है जब अभिभावक को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मुझे मतलब कैसे वो उनको पता चले कि उन्हें अपने बच्चों की आंखों को दिखाना है? निश्चित ही एक तो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, या एक तो है कि बच्चे तकलीफ़ बचपन में नहीं बताते हैं जी। तो तकलीफ़ ना भी बताएं तो बच्चों का ईयरली चेकअप मस्ट है, ताकि बीमारियों का हम शुरू में जान सकें और इलाज कर सकें। दूसरा, अगर परिवार में कुछ वंशानुगत बीमारियां जैसे ग्लोकोमा इत्यादि अगर होता हो तो बच्चों या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या जन्मजात बीमारियां हैं तो बच्चों पर वो उस बात को खासकर कारगर रखना है। बच्चों को नियमित जांच कराते रहना है ना, कि बच्चों को अगर कोई समस्या आए तो हम उसका इलाज कर सकें। बिल्कुल, तो नियमित जांच हमेशा करवाई जाए। अच्छा, जिस तरह से जैसे लोगों को चश्मा लग जाता है, पावर बढ़ जाता है, तो क्या फिर चश्मा लगाने से या दवाओं का इस्तेमाल करने से पावर वहीं पे स्थिर हो जाता है जो आँखों का होता है, या फिर वो बढ़ता भी है? देखिए, चश्मा लगाना अगर कह लें तो आज के अंधत्व का सबसे प्रमुख कारण रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब कि वो बीमारी जो चश्मा के बाद दृष्टिहीनता ख़त्म हो जाए। तो चश्मा लगाने से कहता हूँ, चश्मा लोगों को लगाना होता है। चश्मा जो जांच करने पर जिसकी जो चश्मा बीमारी नहीं है, चश्मा लगाना फिज़िक्स है। और ये कि चश्मा लगाएंगे तो हमारा पावर नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। एक मायोपिया होता है जो कि 18-20 साल की उम्र आते आते नॉर्मली सामान्यतया वो मायोपिया स्टैग्नेंट हो जाता है, अगर वो फिजियोलॉजिकल मायोपिया हो तो। अगर पैथोलॉजिकल होगा तो आगे भी चलेगा। इसलिए आप चश्मा पहनने से नहीं, अगर चश्मा पहनते हैं तो नियमित रूप से जांच कराते रहें। और जहाँ तक चश्मा पहनने से अस्थिरता की बात है तो एक उम्र के बाद फिजियोलॉजिकल मायोपिया अस्थिर होता है, लेकिन नियमित जांच की ज़रूरत है। अगर चश्मा लगाता है देखना होता है कि वो हाइपरमेट्रोपिया माने प्लस लेंस की ज़रूरत है, या मायोपिया या माइनस लेंस की ज़रूरत है, या स्टिग्मेटिज्म है। इन सब चीज़ों को देख करके ज़रूर देना है। लेकिन चश्मा अगर आप लें तो इस बात का ध्यान रखें कि चश्मा अच्छे क्वालिटी का हो, उसमें स्फेरिकल एबरेशन ना हो, क्रोमेटिक एबरेशन ना हो, ये सब का ख्याल रखना है और चश्मा अच्छे क्वालिटी का लें। बिल्कुल, तो चश्मा अगर आप ले रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर दें। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत गंभीर बीमारी, जैसे कि आपने बताया कि गंभीर बीमारियां जो होती हैं आँखों के लिए, वो होती है मोतियाबिंद है, या फिर ग्लूकोमा है, या फिर डायबिटीज़ के जो लोग शिकार होते हैं उन्हें भी आँखों की काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में लेकिन बहुत लोग डरते भी हैं जो मोतियाबिंद को लेकर। एक ये भी है कि ऑपरेशन होता है उसका, तो काफ़ी लोग डर के मारे भी ऑपरेशन करने से बचते हैं। तो क्या इसका कोई आसान तरीका है? देखिए, मोतियाबिंद सबसे प्रमुख बीमारियों में से एक है, और मोतियाबिंद आमतौर पे तो एक उम्रदराज लोगों में होते हैं, लेकिन यंगस्टर्स में भी होते हैं। मोतियाबिंद के कारणों में अगर देखें तो एक तो एज के कारण, दूसरा वंशानुगत, अगर फैमिली हिस्ट्री है कैटरेक्ट का तो, या कोई डायबिटिक है, या चोट की हिस्ट्री है, उन्हें स्टेरॉयड ले रखी है, इन कारणों से मोतियाबिंद होता है। लेकिन मोतियाबिंद अगर हो जाए तो कोई आसान तरीका नहीं है, उसका ऑपरेशन ही इलाज है। और आजकल ऑपरेशन ही आसान हो गया है। वो ज़माना गया जिस वक्त कि आप चीरते थे और ये सब करते। आजकल तो बड़ा ही मुश्किल आ गया है, माइक्रो फेको आ गया है। आप चीरते भी नहीं हैं, एक हल्का सूक्ष्म चीरा लगा करके फेको मशीन डाल के मोतियाबिंद को हम खा जाते हैं। और लेंस भी फोल्डेबल आता है कि अंदर डाले और लेंस जाके वहाँ फैल गया। तो अब इन सब चीज़ों से मोतियाबिंद के ऑपरेशन तो नाम करा गया, वो आसान हो गया। न चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाका, विजुअल रिहैबिलिटेशन। आप ऑपरेशन कर दीजिए, फिर आराम से देखते रहिए। परहेज की ज़रूरत कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है, इसलिए मोतियाबिंद को लेकर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मोतियाबिंद का इलाज
केवल ऑपरेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मोतियाबिंद के क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? एक व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि वो मोतियाबिंद से ग्रसित हो गया है? देखिए, मोतियाबिंद का प्रमुख सिम्टम है कि दिखने में कमी आएगी। दूसरा कभी कभी मोतियाबिंद रहने पर डिप्लोपिया, मोनोऑकुलर डिप्लोपिया, एक आंख से भी अगर दूर में देखेंगे चांद वगैरह 2-3 दिखाई देगा, ये होता है धुंधलापन। लेकिन सामान्यतया रोशनी कम होना ही मोतियाबिंद का सिम्टम है। ड्राइव में, रात में अगर ड्राइव करने वाले नया अगर पोस्टीरियर सब कैप्सूल कैटरेक्ट है तो ड्राइव करने में आंखों में चमकेगा। तो इन सब चीज़ों की बात हो कभी उसमें, तो इन सब चीज़ों अगर हो तो मोतियाबिंद की जांच करा के दिखवा ले। मोतियाबिंद है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, उसका इलाज करा ले ऑपरेशन करके, लेकिन एक ही इलाज उसका ऑपरेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मोतियाबिंद होने का कारण क्या होता है? मतलब किस कारण से? क्योंकि अब तो नॉर्मल भी हो गया है मोतियाबिंद, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 45 वर्ष की उम्र के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? क्यों ग्रसित होते हैं लोग? मोतियाबिंद आमतौर पे तो एल्डरली में होता है, उम्रदराज लोगों में होता है, लेकिन किसी उम्र में हो सकता है। मोतियाबिंद के जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में मोतियाबिंद का कोई स्पेसिफिक अगर रीज़न कहें तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, डायबिटिक लोग में पाया जाता है, आंखों में अगर चोट लगे तो हो जाता है, अगर स्टीरॉयड लेने की हिस्ट्री है तो हो जाता है, और अन्य कुछ बीमारियों में हो जाता है। लेकिन प्रमुखता ये एक उम्र की बीमारी है और उसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद रोशनी पूरी तरह आ जाती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के समय में ऑपरेशन ही इतना आसान हो गया है कि आप जाकर के मशीन से करते हैं, पेशेंट आता है, आप उसको ऑपरेशन करते हैं, वो घर चला जाता है। विजन, क्वालिटी ऑफ विजन बढ़िया होता है, विजुअल रिहैबिलिटेशन बढ़िया होता है, इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत मोतियाबिंद से आज के दिन में नहीं है। बिल्कुल। और हम मोतियाबिंद के अलावा भी गंभीर बीमारियों की बात करें, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ जिसे होता है वो भी आपने भी बताया था कि वो अपने आप ही उसे आँखों की परेशानी भी होने लगती है, और ग्लूकोमा भी है, उससे भी आँखों की काफ़ी परेशानी होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ग्लूकोमा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। ग्लूकोमा को काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मोतियाबिंद में हमने कहा कि मोतियाबिंद हो जाएगा, उसकी ऑपरेशन हो जाएगी, रोशनी जो मोतियाबिंद के कारण गई है वो लौट के आ जाएगी। मगर ग्लूकोमा में ऐसा नहीं होता है, जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है। इसलिए ग्लूकोमा का जितना जल्दी हम उसको जानकारी कर लें और जितना जल्दी हम उसका इलाज शुरू कर दें, उसी से रोशनी बच सकती है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द कैच। तो मोतियाबिंद का अगर हल्का भी शक हो तो पूरी तरह से जांच करा करके उसका शक का निवारण करके उसका इलाज शुरू कर दें, ताकि रोशनी जितनी है उतना बरकरार रहे, क्योंकि रोशनी जो चली जाएगी वो लौट के नहीं आएगी। और कितने लोग धोखा में रहते हैं कि मोतियाबिंद 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 है, और उनको रहता है ग्लूकोमा या काला मोतिया। इससे रोशनी जाती है तो लौट के नहीं आती है। तब कैसे समझेंगे ग्लूकोमा है कोई उसको? ग्लूकोमा में सबसे खतरनाक बात है कि 90% केस में ग्लूकोमा कोई सिम्टम नहीं देता है, और रोशनी इतनी धीरे जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता रोशनी कब गई, जब तक कि पूरा मालूम ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसे कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ विजन, या रोशनी चोर। इतना महीने चोरी करता है, पता नहीं चलता है। इसलिए ग्लूकोमा में जब तक मरीज को मालूम चलेगा तब तक तकलीफ, रोशनी जा रही है, तब तक वह बहुत देर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप 40 पार के हों, आपका फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हो, आपको अगर मायोपिया हो, आप अगर डायबिटिक हैं, आप अगर हाइपरटेंसिव हैं, आपके आँखों में चोट की हिस्ट्री है, या आपको स्टेरॉयड लेने का हिस्ट्री है, तो आप डॉक्टर को बताएं और मोतियाबिंद की जांच स्वतः करा लें कि अगर मोतियाबिंद है उसका इलाज कर सकेंगे, रोशनी बरकरार रख सकेंगे। लापरवाही मोतियाबिंद में ग्लूकोमा में उचित नहीं है। ग्लूकोमा का आज के दिन में अगर देखेंगे, विज्ञान इतना प्रगति कर गया है और एक से एक दवाइयाँ आ गई हैं कि बहुत सारे केस में तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दवाई डालने हो रहे हैं। तो विज्ञान की प्रगति और इतने गैजेट्स आ गए हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि ग्लूकोमा का डायग्नोसिस बहुत अर्ली हो जाता है। पहले की तरह की बात नहीं है कि अगर हमारा इतना डैमेज हो जाएगा तब हम जानेंगे। वैसा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और डैमेज की हुआ रोशनी लौट के नहीं आएगा। तो ऐसे में अगर करते रहेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप ग्लूकोमा में इस बात को देखेंगे कि अगर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ग्लूकोमा का हल्का शक हो तो भी चिकित्सक उसका पूरी तरह जांच करके शक का निवारण कर लें। अगर मरीजों को अगर हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, 40 साल से ऊपर हैं, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस है, स्टेरॉयड लेने की हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, तो अपने जाकर के जांच कराते रहना, और ग्लूकोमा है तो उचित उपचार करना है। बिल्कुल, उचित उपचार किसी भी बीमारी का एक बहुत अच्छा समाधान होती है। यदि आप
आप बहुत एक्टिव हैं अपने को लेकर या आपके अभिभावक, तो हमेशा अपनी पूरी शरीर की अगर हम बात करें, सिर्फ आँख नहीं, अपने हर शरीर का एक बार चेकअप आप ज़रूर करवाएं कि आँखों की परेशानी है या फिर कोई और परेशानी है, तो आपको जल्द पता चल पाएगी और आप उसका स्वतः इलाज करा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और हमारे साथ थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो कि नेत्र चिकित्सक हैं। उन्होंने आपको बताया कि आपको किस तरह अपनी आँखों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हेल्थ केयर में इतना ही। जल्द लौटेंगे दूसरे रोग के साथ और उनके चिकित्सक के साथ, और आपको बताएंगे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।